नमस्कार दोस्तों, तुझको चलना होगा कि आज के शो में आपका स्वागत है। इस बार काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग बात कर रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है ओबेसिटी। जो मैंने पिछली बार बताया था कि जिस अगला टॉपिक होगा ओबेसिटी यानी मोटापा, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको बताना कि कैसे सबसे पहले हमें मोटापे को ही दूर करना है और जो सारी बीमारियों की जड़ में शामिल है। तो हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो हमारे शरीर में कुछ ऐसा फैट या चर्बी का एक्यूमुलेशन है जो आगे चल के हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। न सिर्फ ये देखने में ही आपको बुरा बनाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उसी को हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी को हम हाइट के हिसाब से नापते हैं और आप लोगों को कितने हाइट पर कितना वेट होना चाहिए इसकी जानकारी देते हुए बताते हैं कि आपको किस तरह से मेंटेन करके रखना है कि जिससे ओबेसिटी के कारण आपको दूसरी बीमारियां ना हो। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि ओबेसिटी दिन पर दिन पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है और मोर देन 40% इसका प्रेवलेंस हो गया है। मतलब मोर देन 40% लोग अब ओबीज हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ओबेसिटी जो है वो यूएसए में है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड और हंगरी में, और इंडिया भी अब पीछे नहीं रह गया है। हर वर्ष ही मोटापे की मोटे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करते हैं कि ओबेसिटी को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको 2-3 बार में ही कवर किया जा सकता है, पर फिर भी आज पहले एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो हम ये आमतौर पे इसको क्लासिफाई करने के लिए हम बीएमआई नाम के एक स्केल का यूज़ करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जो कि वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे कि वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर यानी वेट को हाइट के स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो जो संख्या आती है वो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है। और उसके अनुसार जो है हम ओबेसिटी को मेज़र करते हैं लार्ज स्केल पर। आमतौर पे तो हम वज़न और हाइट देख करके एक अंदाजे पे भी बता लेते हैं कि कितना होना चाहिए हाइट के अनुसार वेट। पर हमें जब कैलकुलेशन करना है और सुपरविज़न में गाइडेंस में अगर किसी के मोटापे को कम करना है तो हम बीएमआई स्केल का यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसी का यूज़ होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स के लिए हमें वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर चाहिए, जो कि आमतौर पे 18.5 से लेकर 25 तक होना चाहिए। मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर 18.5 से लेकर 25 केजी पर मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। तो ये नॉर्मल वेट है। बिलो 18.5 है तो ये अंडर वेट है। अबव 25 है और 30 तक है तो ये ओवर वेट है। और 30 से लेकर मोर देन 30 से ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो मोर देन 30 से लेकर 35 तक ग्रेड 1 ओबेसिटी होती है। 35 से लेकर 40 तक ग्रेड 2 ओबेसिटी होती है। और मोर देन 40 पे आप ग्रेड 3 यानी सीवियर ओबेसिटी में चले जाते हैं, जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। और ये बहुत हानिकारक होती है। मॉर्बिड ओबेसिटी के एग्जाम्पल्स आपको आमतौर पे दिखते ही रहते होंगे, फिर भी कुछ फेमस हस्तियों के नाम मैं बताती हूँ जो मॉर्बिड ओबेसिटी के शिकार थे और इसके कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे कि फिल्म अभिनेता अमजद खान, जैसे कि पहले वाले अदनान सामी जिन्होंने अब अपने आप को दुबला कर लिया है, जैसे कि मशहूर सीरियल तारक मेहता के कलाकार डॉक्टर हाथी जो कि एक्सपायर हो गए इसी की वजह से। और फाइनली मॉर्बिड ओबेसिटी का जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे गायक बापी लाहिरी जी, जो कि ओबेसिटी के कारण जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्बिड ओबेसिटी को समझना और इससे मुक्ति पाना, समय से पहले इससे छुटकारा पाना। तो ये थी कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ओबेसिटी का, जो कि बीएमआई के अकॉर्डिंग किया जाता है। पर फिर भी मोटा मोटा आइडिया सिर्फ वेट से भी लग जाता है जिन लोगों को बीएमआई कैलकुलेट नहीं करना आता। और जो चाहते हैं कैलकुलेशन के अनुसार उनका जो है मोटापा कम किया जाए, वो जिम में या फिर डॉक्टर के गाइडेंस में, सुपरविजन में अपना मोटापा कम कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि मोटापे में आपके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए या ब्रेन स्ट्रोक के लिए, ये सारे रिस्क फैक्टर मिलकर एक सिंड्रोम, एक बड़ी बीमारी, सिंड्रोम मतलब बीमारियों का समूह, एक ऐसी बड़ी बीमारी का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट्स होते हैं हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन, और बढ़ा हुआ शुगर यानी कि डायबिटीज़, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी डिसलिपिडीमिया, और साथ में ओबेसिटी और कुछ अन्य बीमारियां जो कि मिलके पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही बना देती हैं। तो इसलिए अगर ओबेसिटी है तो निश्चित रूप से आपको साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अदर कंपोनेंट्स भी मिल सकते हैं। तो आप ओबेसिटी के कारण अगर परेशान हैं तो आपको साथ में इन सब बीमारियों के लिए भी चेकअप कराते रहना है जब भी आप वज़न कम
करने की बात समझने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपको ओबेसिटी से सबसे पहले तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या होती है, और हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। दूसरे नंबर पे आता है एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन लिवर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मोटापे के कारण आपका लीवर भी फैटी हो जाता है और एक नई बीमारी का जन्म होता है जो आजकल ज़्यादा कॉमन है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ से भी ज़्यादा आजकल कॉमन हो रही है। ये उन लोगों में है जो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क के आइटम्स लेते हैं, उनका फैटी लिवर हो जाता है। और फैटी लिवर उतना ही हानिकारक है जितना किसी भी प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर। तीसरे नंबर पे आता है कि ये जैसा कि मैंने बताया कि ओबीज लोगों में सांस लेने की समस्या बहुत कॉमन होती है, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर भी चर्बी जमा होने लगती है और वजन के कारण भी उस पर दबाव पड़ता है। इसी का उदाहरण था बप्पी लाहिरी जी की हाल ही में मृत्यु होना, जो कि स्लीप एपनिया के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ओबेसिटी के कारण एक तो आपको चलते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे हम एक्सर्शनल डिस्निया कहते हैं। आप चलते हैं या कभी सीढ़ी चढ़ना पड़ा, वजन उठाना पड़ा, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और दूसरी चीज़ कि आप जब सोते हैं तो सीधा सो ही नहीं पाते हैं, और इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। और सोते समय आपकी खराटे आने लगते हैं, क्योंकि सांस नली में आपको जो सांस लेने में दिक्कत होती है, इससे सांस लेने में आवाज़ आती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी सांस रुक भी जाती है, जिसको एपनिया कहते हैं। अगर एपनिया ज़्यादा देर तक रह गया तब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये समस्याएं हो जाती हैं सांस लेने में, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की समस्याएं हैं जो ओबेसिटी के कारण होती हैं। फिर आता है कि ओबेसिटी में खुद वजन के कारण और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो लंबे समय तक अगर किसी का वजन बढ़ा रह गया तो निश्चित रूप से उसकी जोड़ों पे प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही जल्दी बैकएक की समस्या और घुटनों के गठिए की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आमतौर पे अधिक उम्र में होता है, बढ़ती उम्र के साथ वो कम उम्र में ही आपको होने लग जाता है। इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या, यानी कि ऐसे व्यक्ति अक्सर पेशाब रोक ही नहीं पाते हैं, यूरिन को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बुढ़ापे की समस्या है। बुढ़ापे में चलकर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अक्सर होने लगता है, खास करके महिलाओं में। पर अगर वजन अधिक है तो ये बीमारी जल्दी आ सकती है, और पुरुषों महिलाओं दोनों में आ सकती है। चौथे नंबर पे है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स हम उन खून की नलियों को कहते हैं जो हमारे हाथ पैर में पाई जाती हैं, और आमतौर पे ये जो नलियां हैं, खून की नलियों का ये कार्य होता है कि ये नीचे से रक्त को जो है ऊपर की तरफ ले जाती हैं और हार्ट तक पहुंच जाती हैं। इन्हें हम वेन्स कहते हैं, जो खून के दौरान को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती हैं। अगर हमारा वजन अधिक है तो ये नलियां धीरे धीरे चौड़ी होने लगती हैं, अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती हैं, फैलकर वो दिखाई पड़ती हैं पैर के ऊपर, देखने में भद्दी लगती हैं, और उनमें रक्त का जमाव होने लगता है। इन्हें हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। इनकी भी आगे चलकर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है इनको हटाने के लिए। तो ये था कि आपका वजन बढ़े रहने के, स्वयं वजन के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जब भी आपको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी पेट पर आपको जब फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आगे चल के डायबिटीज़ को जन्म देती है। जैसा मैंने बताया कि यंगस्टर्स में डायबिटीज़ पेट पे फैट जमा होने के कारण ही ज़्यादातर होता है। तो ये जो पेट पर जो फैट जमा होता है वो किस प्रकार नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वहाँ की नलियों से होकर लीवर में पहुँच जाता है, और वहाँ पर जा कर के जिस फैट की ज़रूरत नहीं है उस फैट को वहाँ पे जमा करता है, फैटी लीवर को जन्म देता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है, जिसके कारण इंसुलिन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, इंसुलिन हार्मोन, और डायबिटीज़ का जन्म होता है। साथ ही साथ जो पेरिफेरी में जब ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, यानी कि पेट के पास, तो हमारे जो यहाँ के टिश्यू होते हैं, जो भी सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे के जो टिश्यू होते हैं, उनका कार्य होता है स्टेरॉयड हार्मोन को बनाना, जो कि सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं, और जिसके कारण फर्टिलिटी बनी रहती है, स्पेशली फीमेल्स में। अगर यहाँ पर फैट ज़्यादा होगा तो हार्मोन्स कम बनेंगे और फैट ही ज़्यादा बना रहेगा, जो कि हमारे काम का नहीं होता, और इस प्रकार फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स की कमी होने लगती है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, जैसे यूट्रस और ब्रेस्ट के कैंसर्स, और पीसीओडी नाम की समस्या जो आजकल आप लोग बहुत कॉमनली सुन रहे हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि यंग गर्ल्स की, लेडीज़ की ओवेरी ठीक से काम नहीं करती, जिससे अंडे ठीक से नहीं बनते हैं, और उनमें बांझपन की समस्या रहती है। तो इसलिए जितने भी लोग मोटे होते हैं उनमें पीसीओडी का यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का होना बहुत कॉमन है।
चौथे नंबर पे आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि मोटे होने के कारण आप हमेशा सेकेंडरी डिप्रेशन में रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते और आपको लगता है कि आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको बीमारियां हो जाएंगी। इस तरह के डिप्रेशन आपका हमेशा पीछा करते रहते हैं। साथ ही मोटे लोगों में बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है गॉल स्टोन्स के बनने की, यानी पित्त की थैली के पथरी की बनने की, इसलिए भी मोटापे को दूर करना है। और लास्टली मैं बताती हूँ कि सिर्फ ब्रेस्ट और यूट्रस के ही नहीं बल्कि पेट के अन्य कैंसर भी मोटे लोगों में कॉमन हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जो मोटापे के कारण पैदा होती हैं, इसलिए मोटापे को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मोटापा क्यों हो जाता है, सिर्फ ज़्यादा खाने से ही हो जाता है या कुछ जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है या कुछ बीमारियां भी होती हैं जो मोटापे को बढ़ाती हैं, इसके लिए जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगी। और आज के लिए सिर्फ इतनी ही जानकारी, और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।